Hi friends, today we are with the new chapter that is डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है आपके क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट कवर्स लॉट्स ऑफ टॉपिक्स विच मे रिजल्ट्स मेनी केस स्टडीज इन योर एग्जामिनेशन। So, without wasting, let me begin the chapter. डायरेक्टिंग आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बात करें मैनेजमेंट फंक्शंस का तो वी नो देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग। तो हम लोगों ने कि एक सपोज़ कि हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल को मैंने क्या प्लान तो कर लिया है, उसके लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है भाई उसे भी मैंने क्या किया, व्यवस्था कर लिया है। स्टाफिंग के माध्यम से जो ह्यूमन रिसोर्स की दरकार है हम लोगों ने उस समस्या का भी समाधान कर लिया है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक नया एम्प्लॉय हूँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली आई नो माई वर्क, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के अपने काम को आके किस तरीके से दैट मीन्स परफॉर्म करना है उसका आइडिया नहीं है। तो ऐसे में जब तक मुझे कोई सुपरवाइज ना करे, इंस्ट्रक्ट ना करे, गाइड ना करे, ऑब्वियसली हमारा जो इफ़िशियंसी है वो क्या, बेकार रह जाएगा। सो ऐसे में इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी गेट डायरेक्शन। सो इसीलिए चौथा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, दैट इज डायरेक्टिंग, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब डायरेक्टिंग आखिर है क्या। सो डायरेक्टिंग मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं जस्ट टू इंस्ट्रक्ट, मीन्स इंस्ट्रक्शन देना, बट ये कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग डजंट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन भी है, यहाँ हम गाइडेंस भी देते हैं, यहाँ हम ऑब्जर्व भी करते हैं, यहाँ लोगों के काम को सुपरवाइज भी किया जाता है, यहाँ जब ज़रूरत पड़े तो लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो लीड करके उनको उस चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और साथ ही साथ उनसे कम्युनिकेट भी किया जाता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन कहना उचित नहीं होगा। बात करते हैं कि डायरेक्टिंग के मेन फीचर्स क्या है। सो पहला है हमारा फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग अगर देखें ये वहीं संभव है जहां एक बॉस या एक सबऑर्डिनेट का एक रिलेशन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टिंग का बात हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन देगा कौन, हु विल गिव इंस्ट्रक्शन टू हुम। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गिवन बाय, और आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन देने वाला ऑब्वियसली हमसे ऊपर वाला हो, है ना। तो जो डायरेक्टिंग आता है वो हमेशा क्या होता है, टॉप से आता है। दैट्स द रीजन वी से फ्लोज फ्रॉम टॉप टू क्या, बॉटम, टिल द वर्कर्स। अब बात करें सेकंड फीचर का तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज वी नो कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। जैसे मैं एक बॉस हूँ, मैंने अपना प्लान किया और मैंने अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया और जाके अपने एसी वाले रूम में चुपचाप बैठ गया। डू यू थिंक सो दैट माई वर्क विल बी फिनिश्ड? नो, नेवर। अगर आप चाहते हो कि आपका काम 100% सक्सेसफुल हो तो ऐसे में आपको उस एसी में बैठ करके चेयर का मज़ा नहीं लेना है, बल्कि आपको आकर के जब ज़रूरत पड़े तो उनको गाइड करना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको मॉनिटर करना है, उन पर कंट्रोल लाना है। देन ओनली यू आर एबल टू गेट 100% सक्सेस। इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। बात करें नेक्स्ट, इनिशिएट एक्शन। अब इनिशिएट एक्शन मतलब देखो, हम लोगों ने बात किया कि स्टाफिंग तक हमारा सब काम रेडी है, बट कोई भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं है क्योंकि उसको एक एक्शन चाहिए। तो ये काम सिर्फ कौन देता है, दैट इज डायरेक्टिंग। इंस्ट्रक्शन के बाद लोग क्या करते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, मीन इन प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग वर्क्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेस। वो उनके बिहेवियर को रीड करता है
और उसके हिसाब से उनसे वो काम करवाता है। डायरेक्टिंग न सिर्फ बिहेवियर को रीड करता है बल्कि उनके क्या बिहेव में बदलाव भी लाता है, मोल्डिंग का काम करता है। ठीक है। परवेसिव डायरेक्टिंग सभी जगह उपलब्ध है, आइदर यू से टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये सभी जगह उपलब्ध है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग परवेसिव इन नेचर। सो दिस इज आवर वर्ड फीचर। नेक्स्ट अगर बात करें इम्पोर्टेंस, अब ये इम्पोर्टेंस क्या है? तो शुरू में ही मैंने बोला कि इट इनिशिएट एक्शन, मीन्स जो काम अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया है उसको ये पुश करता है कि आप अपना काम अब स्टार्ट करें, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग गाइडेंस। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग हैं, 20 अलग अलग काम करते हैं। तो डायरेक्टिंग के माध्यम से होता क्या है, हम उन पे प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाते हैं। अब मॉनिटरिंग से वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने कामों को सही तरीके से करते हैं, जिससे उनके कामों का एक सम टोटल जब आएगा दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग क्या करता है, इन सभी ग्रुप को एक इफोर्ट, उनके ग्रुप इफोर्ट्स को एक साथ बांधने का काम करता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग डजंट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन। जब जरूरत पड़ता है तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोटिवेशन एक बहुत बड़ा अस्त्र या टूल्स या टेक्निक्स होता है जिसके माध्यम से किसी भी लोगों के अंदर प्राण फूका जा सकता है कोई काम करवाने के लिए। दैट्स कॉल्ड इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। फैसिलिटेट्स चेंजेस, जब जरूरत पड़ता है तो डायरेक्टिंग अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ क्या कर सकता है, जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव में अपने आप को क्या बदल सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं ये आने वाले चेंजेस के साथ साथ चलने में सक्षम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस। अब बात करते हैं एलिमेंट्स का। सो एलिमेंट्स कितने हैं? तो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 हो गए। पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा बात करें दैट इज लीडरशिप, और चौथा है कम्युनिकेशन। सो हम लोग एक एक करके सभी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को समझेंगे। पहला है सुपरविजन। अब ये क्या है? सो ये हो गया इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब। सुपरवाइज करना, अब ये तभी संभव है जब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम उन पे अपना क्या थर्ड आई रखे हैं। तो थर्ड आई रखने का मतलब ये नहीं कि उनको दैट मीन्स पनिश करना है, ऐसा नहीं। थर्ड आई मीन्स उन पे उनके काम को मैं ऑब्जर्व करूँगा, उनके काम को मैं मॉनिटर करूँगा। जब देखूँगा कि अगर कोई समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए क्या उनको इंस्ट्रक्ट या गाइड करूँगा। दैट इज़ द वर्क ऑफ अ गुड सुपरवाइजर। इसीलिए इनका 2 डिफरेंट रोल होता है, एक हो गया मेडिएटर और लिंकिंग पिन का, और दूसरा एज अ गाइडर। अब मेडिएटर का मतलब क्या है? देखो टॉप लेवल क्या कर रहा है, अपना इंस्ट्रक्शन मिडल को दिया, मिडल क्या कर रहा है, सुपरवाइजरी को दे रहा है। अब ये लोग वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो प्लान्स या पॉलिसी वहाँ तैयार हो रहा है। दूसरे हाथ देखें या दूसरे तरफ तो वर्कर्स से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं, आइदर क्वेरीज हो, फीडबैक्स हो, जो भी हो, या कंप्लेंट्स हो, तो वो सुपरवाइजर ही होता है जो मिडल या टॉप लेवल तक पहुंचाता है। इसीलिए इनको मेडिएटर या लिंकिंग पिन कहते हैं। और बात करें दूसरे तरफ गाइड, तो मैंने कई बार बोला कि जब जरूरत पड़ता है तो सुपरवाइजर क्या करता है, गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। सो दिस इज आवर रोल। तो हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ, सुपरविजन है क्या और एक सुपरवाइजर का रोल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। तो पहला देखो है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कैसे फैसिलिटेट करता है? तो कंट्रोल का मतलब ही होता है कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल वर्क डन एंड द स्टैंडर्ड सेट बाय द मैनेजमेंट। तो ये तभी संभव है जब एक सुपरवाइजर उसके कामों को मॉनिटर करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कंट्रोल करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
सुपरविजन के माध्यम से जितने भी काम हो रहे होते हैं उन पे डे बाय डे या बोल सकते आवर बाय आवर मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में वेस्टेज का जो बात उठता है वो ना के बराबर हो जाता है। फ़ायदा ये है इससे कि हमारा वेस्टेज घट गया, मीन्स वी आर कैपेबल टू मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मेंटेन ग्रुप व्हाट यूनिटी, जो वहाँ पे भी मैंने फीचर्स में समझाया था डायरेक्टिंग का। सुपरवाइजर क्या करता है, जितना उसके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको अच्छी तरह से उनके ह्यूमन नेचर और कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को रीड करता है, उनको अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में एक सुपरवाइज़र क्या करता है, अपना एक वर्कर्स का टीम तैयार करता है जिससे उनका एक ग्रुप यूनिटी पैदा होता है एंड दे हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिसिप्लिन, भाई जब सुपरविजन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी आवर or each and every day on your work or on your performance. It means it's very clear that somewhere they are keeping you in discipline. यही तो डिसिप्लिन है, हम अपने कामों को सही तरीके से करें, सही समय पे करें, तो लोग समझ जाते हैं कि भाई हमें काम सही तरीके से करना है because there is third eye who are watching us. नेक्स्ट आते हैं सुपरविजन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट को लेकर के, दैट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, तो ये एक प्रोसेस है स्टिमुलेट या इंस्पायर करने का। किनको, तो पीपल एट वर्क टू अचीव द गोल। बहुत बार देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दें, जो बच्चा बहुत छोटा है और वो धीरे धीरे क्या चलना सीख रहा होता है, तो उनके घर के गार्जियंस क्या करते हैं, जब उनको अपने पास बुलाना रहता है तो उस बच्चे को कोई लुभावनी चीज़ को दिखा करके उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन एक तरह का मोटिवेशन है उस बच्चे के लिए कि मैं अगर वहाँ तक पहुँच पाऊँगा दैट मीन्स वी विल गेट दैट रिवॉर्ड। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ये इंस्पायर करता है लोगों को उनके कामों के लिए फॉर अचीविंग द गोल। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जैसे मोटिव। तो मोटिव क्या, एक इनर स्टेट है अपने डिज़ायर का, इनर स्टेट ऑफ डिज़ायर विच डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल्स टू अचीव द गोल। तो मोटिव मीन्स एक तरह से उद्देश्य। तो हमारा मान लो उद्देश्य है कि आई शुड टू बी अ टॉपर, तो वो हमारा एक इनर स्टेट है, हमारे डिज़ायर है जो हमें हिम्मत देता है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम अचीव करना है कि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। बात करें मोटिवेटर्स का, तो ये एक टेक्निक है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें जो रिवॉर्ड दिखाया जा रहा है दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेटर। क्यों, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू मोटिवेट पीपल। नाउ मूव ऑन द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, चूँकि मोटिवेशन मीन्स इनर स्टेट से जुड़ा है तो ऑब्वियसली एक इंटरनल फीलिंग है। किसी के लिए मॉनेटरी दैट मीन्स रिवॉर्ड क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो कुछ लोगों के लिए पोस्ट बढ़ा दो, उनको रिस्पेक्ट दे दो, मीन्स नॉन फिनेंशियल जो इंसेंटिव्स है तो वो उनके लिए क्या बन जाता है, मोटिवेशन का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये क्या करता है, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, तो हमारे बिहेवियर को मोल्ड करता है उस तरह कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट, कैन बी आइदर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको क्या पॉजिटिव मीन्स विदाउट पनिशमेंट आपको मोटिवेट किया जाए। बहुत बार देखा गया है कि जब बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है और वो प्यार से नहीं सुनता है, ऐसे में गार्जियन क्या करते हैं, उन पर गुस्सा होता है और वो काम करना चालू कर देता है। मैनेजमेंट भी ठीक यही टेक्निक्स को यूज़ करता है। जब कोई एम्प्लॉय दैट मीन्स तरीके से काम को नहीं मानते हैं करने के लिए, तो ऐसे में वो उन पे थोड़ा प्रेशर्स लाते हैं, जिसे हम एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी एक्स हेयर। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये एक जटिल प्रक्रिया क्यों बन जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनर स्टेट से जुड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा समस्या मैनेजमेंट के सामने ये होता है कि एक इंसान
वो आके किससे सेटिस्फाइड हो पाएगा, मीन्स वो किससे मोटिवेट हो पाएगा। मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कुछ लोग मोटिवेट होते हैं फिनेंशियल इंसेंटिव से, तो कुछ लोग नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव से, ठीक है। तो ऐसे में ये बड़ा कठिन हो जाता है जानना कि आखिर वो लोग क्या चीज़ से मोटिवेट होंगे। दैट्स द रीज़न दैट वी से मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया में इस चैप्टर का, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वो है क्या? सो पहला जो टॉपिक यहाँ पे जानना है हमको वह है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, और दूसरा जो चीज़ हम लोग जानेंगे वह है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। ये है क्या? तो पहले वाले को लेके बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का जब बात कर रहे हैं तो आखिर कैसे हम मोटिवेशन के थ्रू अपने अनसेटिस्फाइड नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ चीज़ आ जाता है अनसेटिस्फाइड नीड। सपोज मान लो मैं बहुत भूखा हूँ, तो भाई भूख लगा है तो ये हमारे लिए क्या है, एक अनसेटिस्फाइड नीड है। अब इसके कारण जो समस्या हमारे सामने आएगा वो होगा एक तरह का टेंशन। अब ये टेंशन क्या है? ये टेंशन का मतलब हो गया कि आखिर ये भूख मिटेगी कैसे। अब ये क्या करे, हमारे अंदर उत्तेजना लाएगा कि इससे हम कैसे पार पाएं। तो वहाँ पे आ गया क्या, ड्राइव, जो कि हमें स्टिमुलेट करेगा, इंस्पायर करेगा, इंड्यूस करेगा। किस लिए? टू गो फॉर व्हाट द थिंग्स विच मे बी अवेलेबल टू मीट दैट हंगर, जिसे हम लोग कहते हैं सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर। सपोज कि मुझे भूख लगा है तो मेरे पास ऑप्शन है भाई, ब्रेड ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, बिरयानी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो आखिर वो कौन सा चीज़ होगा जिससे हमारा हंगर क्या मिट पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन से फ़ायदा क्या होगा, वी कैन मूव फ्रॉम अनसेटिस्फाइड टू सेटिस्फाइड नीड। अब ये सेटिस्फाइड हो गए हम, तो सेटिस्फाइड होने से फ़ायदा क्या हो गया हमें, वी आर कैपेबल टू रिड्यूस दी टेंशन। क्लियर? सो ये हो गया प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। तो अगर मान लो एक भिखारी रास्ते पे भीख मांग रहा है और उससे कहा जाए कि आप एक BMW ले लो, तो उसके लिए BMW का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा जितना कि उस समय उस व्यक्ति विशेष को रहने को घर, खाने पीने को व्यवस्था और कपड़ा लत्ता दे दिया जाए। ठीक है। तो मैस्लो का मानना था कि लोगों का मोटिवेशन का से जुड़ा कुछ अलग अलग नीड्स होता है। अब ये नीड्स होता क्या है, तो सबसे पहले लोगों से जुड़े जो नीड्स होते हैं वो होता है बेसिक नीड्स, जिसमें आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स तो किसी भी मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या खोजते हैं, शेल्टर खोजेंगे, रहने का घर, क्लॉथ्स खोजेंगे, खाने के लिए खोजेंगे, ठीक है, पानी खोजेंगे, एक्सेट्रा। तो ये इनके लिए क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, क्योंकि इसके बिना दे कांट अलाइव। अब आते हैं नेक्स्ट नीड्स की तरफ। तो जैसी
हमें ये सब मिलने लगा तो अब हम कोशिश करेंगे अपने आप को सिक्योर या सेफ रखने का, ठीक है। तो इसके लिए पर्सनल रीज़न हो सकता है, इमोशनल रीज़न हो सकता है, या फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हो गया, क्लियर, जिसमें पर्सनल, ठीक है, इमोशनल, फाइनेंशियल और सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट आते हैं। इसके बाद लिखना हो तो लिख देते हैं, पर्सनल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 की तरफ। तो ये दोनों नॉर्मली क्या है, हर एक लोगों के लिए एक बेसिक नीड्स बनता है। इसके बाद लोग क्या खोजेंगे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। अब सोसाइटी मीन्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पराये हो सकते हैं, तो उनसे एक फ्रेंडशिप खोजने लगते हैं इंसान, या एक फैमिली का फाउंडेशन खोजते हैं, या एक अनकंडीशनल लव खोजते हैं, या इंट्रैक्शन खोजेंगे अपने पीयर्स पार्टनर्स से, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो नीड आता है वो हो गया सोशल या एफिलिएशन नीड्स, क्लियर। तो मैंने जहाँ बोला कि क्या क्या हो सकता है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप, फैमिली हो गया, और स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। इसके अलावा क्या, दैट मीन्स अनकंडीशनल लव हो सकता है, लविंग हो सकता है, इंट्रैक्शन विथ पीयर्स हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्टीम नीड्स। ये सभी के बाद हम नेक्स्ट लेवल के नीड्स पे आते हैं। स्टीम नीड्स मीन्स इससे कुछ ज़्यादा। अब इससे कुछ ज़्यादा मीन्स इनकरेजमेंट मिले, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्या, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से दूरियां हो। इसके बाद अगर बात करें रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स हो, या पॉजिटिव डिसिप्लिन या लर्निंग स्किल्स की बात हो, दैट इज कॉल्ड स्टीम नीड्स। एंड द फाइनली इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, क्लियर। अब ये क्या है, तो जब सभी नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाता है तो लोग अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो खुद से अपने आप से लड़ने लगते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ इससे भी ऊपर कुछ अगर कर पाऊँ तो उससे ऊपर कुछ करूँ। इसमें अपना हॉबीज़ आ गया, या लैंग्वेजेस को जानना हो गया, या अपना जो टैलेंट्स है उसको निखारना हो गया, या कोई अदर गोल्स को परस्यू करना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Maslow's need of hierarchy theory, which is one of the most important topic of your directing chapter. So this was the first video or the part 1 video or the lecture 1 of directing chapter. In next video we will cover the next elements or components, that is called leadership, which is one of the most important topic, and communication from the same chapter, that is directing. For today, thank you. Have a good day.